प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स सीजी बोर्ड के असाइनमेंट के क्वेश्चन को। ठीक, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, उसका उत्तर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो उत्तर बताने का कारण ये नहीं है कि इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जिन बच्चों के पास पढ़ाई की सुविधा नहीं है या उन्हें अच्छे से नेटवर्क नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वे पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसे अन्यथा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मई महीने से फिजिक्स को कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, 12th फिजिक्स को, और इसमें मैं 10th मैथ्स का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, 10th के मैथ्स को भी पढ़ाता हूँ। तो इसको आप बिल्कुल भी अन्यथा न लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुविधा के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भंवर धारा किसे कहते हैं, इनके 3 उपयोग समझाइए। तो इसमें मैं आपको पूरा कॉपी में लिख के दिया हूँ, इसमें मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। यदि आपको इसे अच्छे से समझना है, डिटेल से समझना है, तो भंवर धारा ईडी करंट का वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर, वहाँ पे आप सर्च कीजिए ईडी करंट और बगल में लिखिए रामानुजन एकेडमी लोहारा, तो आपको ये वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएगा। वहाँ पे इसका बड़ा वीडियो बना है, वहाँ पे आपको पूरी तरह से बेसिक से समझाया जाएगा। फिर भी चलिए देखिए भंवर धारा क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। ठीक, भंवर धारा इस तरह से ऐसे गोल गोल उत्पन्न होती है, जैसे जल में भंवर रहता है ना, उसी तरह से। अब भंवर धारा का उपयोग, तो प्रथम उपयोग है धारामापी को रुद्धदुल बनाने में। धारामापी को रुद्धदुल बनाने का मतलब ये है कि धारामापी का जो कुंडली है वो तांबे की तार से बना रहता है और एल्यूमिनियम के फ्रेम पर उसे लपेटकर बनाई जाती है कुंडली। ठीक, जब कुंडली लपेटकर बनाई जाती है तो कुंडली विक्षेपित होती है और ढांचे में भंवर धारा उत्पन्न होती है। जो खांचा रहता है, ढांचा बना रहता है, वहीं पे भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली की गति का विरोध करती है और कुंडली विक्षेपित होकर शीघ्र ही रुक जाती है। भंवर धारा का काम ये होता है, किसी भी प्लेट को क्या करता है, वो रोक देता है। ठीक, विक्षेपित करके उसे रोक देता है। ये हुआ इसका पहला उपयोग। सेकंड देखिए, सेकंड है प्रेरण भट्टी में। तो प्रेरण भट्टी में देखिए कैसे उपयोग किया जाता है। किसी धातु को तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रबल भंवर धारा उत्पन्न होती है। जब धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रबल भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातु पिघल जाती है, और यही है प्रेरण भट्टी का सिद्धांत। यह है इसका सेकंड उपयोग। थर्ड देखिए, विद्युत ब्रेक में। तो विद्युत ब्रेक अर्थात बुलेट ट्रेन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि ये जो हम नॉर्मल ब्रेक उपयोग करते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेन चलता है, उसका जो ब्रेक है वो विद्युत ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो आवाज़ करते हैं। विद्युत ब्रेक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं। तो विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। पहिए के साथ साथ ड्रम लगा रहता है, जो पहिए के साथ साथ घूमता है। पहिए के साथ, यहाँ पे 2 बार साथ न लिखना। ठीक, पहिए के साथ ड्रम लगा रहता है, जो पहिए के साथ साथ घूमता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तो तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, और भंवर धारा का गुण क्या है, वो किसी भी प्लेट को रोक देता है। तो भंवर धारा उत्पन्न होती है जो ट्रेन की गति का विरोध करती है लेंज के नियम अनुसार, और ट्रेन को शीघ्र ही रोक देता है। ठीक, इस तरह से ये इसका तीसरा उपयोग है। इसे आप नोट कर लीजिए, और ऐसा ही सेम टू सेम आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध करो कि tan थीटा बराबर v/h। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। इसका स्पेशल वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको पूरी डिटेल से ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे। हम पहले देखेंगे दिक्पात का कोण। तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक, और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के
न्यून कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात का कोण कहते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए आप एक छोटा सा चित्र यहाँ पे बनाओगे। फिर देखिए नमन कोण, किसी स्थान पर, ठीक, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए इसका भी चित्र बना हुआ है, ये मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ये क्षैतिज के साथ ये जो कोण बनाता है, ठीक, ये पृथ्वी का क्षैतिज है और ये जो कोण बनाता है इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र लिखा ये, तो इस कोण को कहते हैं हम नमन कोण थीटा। ठीक, अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए हमको दिया गया है टेन थीटा बराबर v अपॉन एच। ठीक, क्या दिया है, टेन थीटा बराबर v अपॉन एच। तो टेन थीटा बराबर v अपॉन एच हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है। इसके लिए एक चित्र बनाता हूँ मैं और उस चित्र को देखिए, फिर ये वर्णन मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, ये चित्र है। ठीक, यहाँ पे एक चुंबकीय सुई है और ये पृथ्वी की कुल चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे चुंबकीय याम्योत्तर ये वाला रेखा होगा, ये वाला, और एच को कहते हैं क्षैतिज घटक और वी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज के साथ जब चुंबकीय क्षेत्र कोण बनाता है कुल चुंबकीय क्षेत्र आई, तो इसको कहते हैं हम नमन कोण थीटा। ठीक, ये है एक छोटा सा चित्र, इसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंदी में लिखे हैं, देखिए उसको। ये माना किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र आई है तथा क्षैतिज घटक कैपिटल एच तथा ऊर्ध्वाधर घटक कैपिटल वी है। चुंबकीय याम्योत्तर में घूमने के लिए एक स्वतंत्र चुंबकीय सुई एन एस को लटका दिया जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र आई की दिशा में आ जाती है तथा उस स्थान का नमन कोण क्या है, थीटा है। तो ऐसा ही आप इसको सेम टू सेम लिख लीजिए। ये हो गया इसका छोटा सा वर्णन। अब वर्णन करने के बाद हम चार लाइन में इसकी व्युत्पत्ति कर लेंगे। टेन थीटा बराबर v अपॉन एच। ठीक, तो ये हुआ, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए अब इसके आगे देखेंगे हम। ये बगल में चित्र बनाएंगे। चित्र से ये h क्या है, क्षैतिज घटक है, और v क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र I, ठीक, ये I क्या करेगा, क्षैतिज घटक इसके साथ कोण बनाएगा और V के साथ बनाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम पहला लिखेंगे क्षैतिज घटक H इक्वल टू I कॉस थीटा और V इक्वल टू लिखेंगे हम I साइन थीटा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर साइन थीटा होता है और क्षैतिज जो है वो कॉस थीटा होता है। समीकरण 2 और समीकरण 1 को भाग देंगे, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण 2 ऊपर में रहेगा तो V बटे एच आई साइन थीटा बटे आई कॉस थीटा, ये होगा। आई से आई कट जाएगा तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। और इसी को हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे हम बगल में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ करके, सिद्ध हुआ। ठीक, अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरकत्व क्या है। किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है। इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। परिवर्तन की प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। मतलब हमें सबसे पहले स्वप्रेरकत्व का डेफिनेशन देना है, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य ग्राफ खींचना है। संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य भी हमें ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन है स्वप्रेरकत्व का, देख लीजिए और इसे आप लिख लीजिए। ठीक, मैं पढ़ के बता देता हूँ इसको। स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली में फ्लक्स बद्धता मतलब वही चुंबकीय फ्लक्स है। फ्लक्स बद्धता की संख्या, फ्लक्स बद्धता मतलब जो बल रेखा निकलती है ना, वही है। तो किसी कुंडली में फ्लक्स बद्धता की संख्या, अर्थात यहाँ पे मैं ब्रैकेट अंदर लिख दिया हूँ चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये होती है स्वप्रेरकत्व का परिभाषा। बहुत ही आसान है। किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात फाई भी अनुक्रमानुपाती I। ये चिन्ह जब हटता है यहाँ पे बराबर लगता है और यहाँ पे राइट साइड में लगता है एक नियतांक L। ठीक, अब L को कहते हैं एक अनुपातिक नियतांक जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, और L को ही कहते हैं हम स्वप्रेरकत्व। तो I पक्षांतर होकर इधर आएगा तो फाई बी बटे आई होगा। अर्थात स्वप्रेरकत्व का नया डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स और
प्रेरित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, ये हुआ स्वप्रेरकत्व का परिभाषा। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स φB और धारा I के मध्य क्या खींचेंगे? हम ग्राफ खींचेंगे। ये है हमारा अ नंबर का क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, ये ग्राफ होगा चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य में। सिंपल है, ये ग्राफ सरल रेखा बीच से ही क्यों जाता है उसको भी बता रहा हूँ, क्योंकि φB और I इसके भी घात में एक है और इसके भी घात में एक है। जब किसी चर राशि के घात में एक होता है तो वो हमेशा क्या होती है? एक सरल रेखा का समीकरण होता है। और ये जो सरल रेखा है वो कहाँ से निकलता है? मूल बिंदु 0 0 से होके जाता है। ठीक, तो x अक्ष में दिखाते हैं हम धारा I को और y अक्ष में दिखाते हैं चुंबकीय फ्लक्स φB को। और ये जो इसमें इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? इन दोनों के बीच में ऐसे सीधा जाएगा। ठीक, ये होता है सरल रेखा का ग्राफ। ये एक सरल रेखा दिखाता है। फिर सेकंड है स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य ग्राफ। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य ग्राफ देखिए, तो यहाँ पे मैं सब स्थितिज ऊर्जा U भी इक्वल टू लिखा हूँ 1/2 LI का स्क्वायर। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब यहाँ पे I का स्क्वायर है, क्या है? I का स्क्वायर है। ठीक, तो I का जब स्क्वायर होता है तो वो एक परवलय के समीकरण को दिखाता है। ठीक, तो यहाँ पे I स्क्वायर है तो हम x अक्ष में I लेंगे और y अक्ष में U भी मतलब स्थितिज ऊर्जा लेंगे। तो यहाँ से जो ग्राफ है वो क्या होगा? परवलय के समीकरण को दिखाएगा और y अक्ष में एक परवलय बनाता है इस तरह से। ठीक, परवलय मतलब ऐसे होता है, इसको बनाएंगे नहीं, ये इस तरह से बनता है परवलय। ठीक, तो सिर्फ हम क्या किए हैं? इस साइड बना है ये x और y के बीच में इसको। ठीक, तो ये होता है परवलय का समीकरण। ये ग्राफ है इसके लिए। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए और एम्पीयर चक्र क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। ठीक, इसको देखिए, इसको देख के आप समझ सकते हो। किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई मतलब 12 होता है। ठीक, यहाँ पे एक चित्र बना देता हूँ, आप भी चित्र बना लीजिएगा। ये हम दे देते हैं एक चुंबक। ठीक, ये चुंबक का N ध्रुव और ये होता है S ध्रुव, ये N और ये S। ठीक, इसकी प्रभावकारी लंबाई 12। यहाँ पे एक ध्रुव होता है M1 और सेकंड ध्रुव होता है M2। तो देखिए इसका डेफिनेशन, किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 12 और उसके ध्रुव प्राबल्य m के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M बराबर होगा, कोई भी ध्रुव प्राबल्य लीजिए तो M1 M2 लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यहाँ पे दो ध्रुव प्राबल्य दिखा रहे थे तब M1 और M2 लिए थे, तो इन दोनों का गुणनफल अर्थात M × 12 यही कहलाएगा चुंबकीय आघूर्ण M। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र होता है m0 L² T0 और A, ये होता है इसका विमीय सूत्र। ठीक, तो चुंबकीय आघूर्ण का डेफिनेशन आप इसको देंगे, छोटा सा चित्र भी बना लेंगे। फिर चलिए देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण। तो धारा लूप, ठीक, तो चलिए इसके लिए देखते हैं। तो धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ऐसा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम जानते हैं करके लिखना व्युत्पत्ति में। धारा लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये जो व्यंजक है वो गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हम पढ़े थे। यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ, इसको आप नहीं बनाएंगे। ठीक, इस तरह से एक चित्र बना के हम हल किए थे इसको। ये ठीक, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर ऐसा बना था। इसका वीडियो आपको, इसमें से जितना भी टॉपिक है उन सभी का वीडियो आपको डिटेल में हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको फिजिक्स के सभी वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में। तो धारा लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B = μ0 NIR का स्क्वायर 2 R² + X² और पावर में 3/2, जहाँ पे N होता है फेरों की संख्या और R होती है लूप की त्रिज्या। ठीक, और X होती है केंद्र से बिंदु की दूरी, जैसे कि ये केंद्र है O और ये बिंदु P है, इसके बीच की दूरी को दिखाते हैं हम X से। चित्र नहीं बनाएंगे इसमें। और I होता है लूप में धारा, तो ये लूप है तो लूप में इस तरह से धारा प्रवाहित होती है, तो I होती है लूप में धारा। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि X जो है वो R से बहुत बड़ा है। ठीक, R मतलब ये
गोलीय वृत्त लूप की त्रिज्या है r और x क्या है यहाँ पे है, तो लूप मान लीजिए बहुत ही छोटा है तो इसकी जो त्रिज्या है ये वाला होगा r। ठीक, तो लूप छोटा है तो ये जो त्रिज्या r है वो x की तुलना में क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन r, मतलब r बहुत छोटा है, अर्थात r को हम नगण्य मान सकते हैं, r बराबर 0। ठीक, नगण्य मान सकते हैं किसकी तुलना में, x की तुलना में। ठीक, r क्या है, नगण्य है। अब ध्यान दीजिए, आप फिर ये मत कहे ना कि यहाँ पे हम r का वैल्यू 0 क्यों नहीं रखे, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। तुलना कर रहे हैं मतलब r स्क्वायर और x स्क्वायर इसके साथ तुलना कर रहे हैं, तो इन दोनों से तुलना करेंगे तो r का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ऊपर का r रहेगा, तो b इक्वल टू म्यू 0 n i r का स्क्वायर बटे 2, और r की जगह रखेंगे हम 0 और ये x का स्क्वायर और 3/2। 3/2 जब अंदर आएगा तो 2 से 2 कटेगा और यहाँ पे बचेगा 3, तो x के घात 3 और ये 2 का 2। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंश व हर में 2 पाई का गुणा करते हैं। ठीक, तो अंश में मैं 2 पाई का गुणा करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये 2 यहाँ लिखा हूँ मैं और पाई को लिखा हूँ r स्क्वायर के साथ में। नीचे में 2 पाई का गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4 होगा और ये पाई आ जाएगा। ठीक, म्यू 0 का म्यू 0 और ये 2 का ऊपर गुणा ये 2 और ये n का n i का i और पाई इसके साथ है r स्क्वायर में, मतलब ये वाला 2 और ये पाई। ठीक, और यहाँ पे एक 2 है और ये पाई है, इसका हम ऊपर नीचे गुणा किए हैं अंश व हर में, और ये x का क्यूब है, x का क्यूब, फिर म्यू 0/4 पाई 2 n i और पाई r का स्क्वायर, ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल होती है। तो पाई r के स्क्वायर की जगह रखेंगे हम a, तो n i a x का क्यूब। अब अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होता है b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m/r का क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x लेंगे, तो b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m/x का क्यूब। अब इन दोनों का तुलना करेंगे तो b से b हो जाएगा तुलना, म्यू 0 से 4 पाई ये हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, x क्यूब से x होगा, तो यहाँ पे ये m और यहाँ पे n/a होगा, तो m के इक्वल में होगा n/a। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर m इक्वल टू मिलेगा n/a, यही चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक है। ठीक, अब चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक है। अब इसके बाद इसी में एक छोटा सा और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है, एम्पीयर चक्र क्या है। तो ध्यान दीजिए, चक्र मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। चक्र मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम के परिभाषा को ही हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है, बंद वक्र के लिए लागू होता है। ये वक्र बंद है, ठीक, इसमें एम्पीयर का परिपथीय नियम लागू होता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से सर्कल ऐसे गोल घूमता है, तो इसको हम कह सकते हैं एम्पीयर चक्र। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम होता है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है, मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन मतलब DL म्यू 0 गुना होता है इसमें बहने वाली धारा I का। ठीक, जहाँ म्यू 0 की है निर्वात की चुंबकशीलता, यही है एम्पीयर चक्र। तो इस परिभाषा को आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर का प्रश्न है, पांचवा का अ, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भू गर्भशास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में जो लोहा है वो पिघला हुआ लोहा है और पिघला हुआ लोहा को हम लौह चुंबकीय नहीं कहते। ठीक, क्योंकि पिघला हुआ लोहा लौह चुंबकीय नहीं है, इसलिए हम इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। पिघला हुआ लोहा है और ये चुंबकीय नहीं है, ठीक, लौह चुंबकीय नहीं है, इसलिए हम इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। फिर इसका ब है, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ठीक, मतलब ध्यान दीजिए, 0.1 सेकंड है और एम्पियर धारा है 5.0 से 0.0 तक गिरती है। ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो जाता है, ये प्रारंभिक धारा होगा और ये अंतिम धारा होगा। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू होगा 200 वोल्ट। ठीक, और हमको गणना है
गणना करना है स्वप्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व अर्थात L का गणना करना है हमें। ठीक, तो चलिए देखिए इसको। ठीक, तो देखिए दिया है करके हम लिखेंगे धारा, धारा हमको 2 ठो दिया है 5.0, इसको I1 लेंगे और 0.0 को लेंगे हम I2। धारा में परिवर्तन तो द्वितीय में प्रथम को माइनस करिए, तो 0.0 से 5.0 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको -5 एम्पियर। तथा समय, समय क्या होगा 0.1, तो ये होगा dt का मान। विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन का वैल्यू होगा 200 वोल्ट, L का मान हमें निकालना है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू -L di/dt। ठीक, इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू -L di/dt। तो -L का वैल्यू रखेंगे हम, L का वैल्यू निकालना है, तो di/dt पक्षांतर करेंगे तो dt ऊपर जाएगा और di नीचे आएगा और माइनस भी इधर ला दीजिए। तो एप्सिलॉन का वैल्यू रखे, dt और di का वैल्यू रखेंगे, फिर हमको मान मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन का वैल्यू 200, dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1 और di का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। तो इसके आगे को देखिए, -200 गुणा 0.1 बटे -5 इक्वल टू L। माइनस से माइनस कटेगा, 5 से काटिए इसको, 5 चौक 20, 5 शून्य 0, तो ये 40 गुणा 0.1। ठीक, और 40 और 1 को गुणा करेंगे, 40 से कम 40, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, 4.0 आएगा L का मान। और यही क्या है हेनरी है, मतलब स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। इसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन है 5वां नंबर का, निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक बंद वक्र है और इस वक्र के ऊपर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो जब वक्र के ऊपर में या तल के ऊपर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि जब क्षेत्र रेखा तल के लंबवत गुजरता है, जैसे कि ये तल है और ये मान लीजिए क्षेत्र रेखा है पेन, इसको ऐसे चीरते हुए यहाँ से गुजरेगा ऐसे। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या में वृद्धि होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये है क्षेत्र रेखा, ये तल में है ऐसे, तो कोई प्रेरित धारा नहीं होती है क्योंकि क्षेत्र रेखा लूप के तल में स्थित होता है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, इस चैनल पर हम इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, असाइनमेंट ही नहीं बल्कि हम इसमें 12th फिजिक्स के भी वीडियो अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।